हेलो एवरीवन, खमागड़ियन, वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ सरगम। फिर से मैं आप लोगों के सामने एक और नया रियल सुपरनेचुरल एक्सपीरियंस लेकर हमारी आज की कहानी हमारे साथ शेयर की रूपाली ने, जो कि बिलोंग करती है ग्वालियर से। और ये जो भी कुछ इंसिडेंट हुआ, ये इनकी फ्रेंड नेहा के साथ हुआ जब वो नीट की तैयारी कर रही थी। रूपाली और नेहा दोनों एक ही मेडिकल कॉलेज से एमबीबीएस की तैयारी कर रही थी। और उसके बाद कॉलेज में आने के बाद भी नेहा के साथ जो हुआ वो रूपाली ने अपनी आंखों से देखा है। और ये सारी बातें रूपाली ने हमसे शेयर की है। हम कहानी में आगे बढ़े उससे पहले आपको नेहा की जो इनिशियल जिंदगी थी जब वो नीट की तैयारी कर रही थी उसके बारे में भी जानना होगा। लेकिन उससे पहले भी अगर आपके पास वैसे कोई रियल सुपरनेचुरल एक्सपीरियंस है तो आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं हमारी इन दी गई आईडीज पर, या फिर आप इस स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर भी अपने एक्सपीरियंसेस को हमसे व्हाट्सएप पर शेयर कर सकते हैं। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि और बहुत सारी इंटरेस्टिंग स्टोरीज हम आपके लिए लाते रहेंगे। इसी के साथ साथ अगर आप अपनी लाइफ में किसी भी तरह की नेगेटिविटी या परेशानियों से जूझ रहे हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के ऊपर क्लिक करके रजिस्टर करें और हम आपको कनेक्ट करवा सकते हैं कुछ ऐसे एक्सपर्ट से जो आपकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन दे सकते हैं। तो आप या फिर आपकी जान पहचान में कोई भी अगर किसी भी एस्ट्रोलॉजिकल इश्यू को फेस कर रहा है, अपनी लाइफ के अंदर गाइडेंस चाहता है, तो वो हमारे एक्सपर्ट से कनेक्ट हो सकते हैं इस ऐप के थ्रू जिसका नाम है पैराडॉक्स। तो नेहा के पापा आर्मी में थे और वो इंदौर में ही आर्मी एरिया के अंदर रहा करते थे। इनके घर के पास में ही एक और लड़की रहा करती, इसका नाम था स्नेहा। स्नेहा और नेहा दोनों ही नीट की तैयारी कर रहे थे। डिफरेंस ये था कि स्नेहा पहले ही 4 बार नीट दे चुकी थी और नेहा जो थी वो भी 12th क्लास में थी। लेकिन ये दोनों ही साथ साथ एक ही कोचिंग के अंदर जाया करती थी, जो कि इंदौर की एक बहुत रेपुटेटेड कोचिंग थी। स्नेहा की जो मम्मी थी वो नेहा को बहुत पसंद किया करती थी। उसका कारण ये था कि उन्होंने बचपन से ही नेहा को देखा था और वो एक बहुत ही होनहार और इंटेलिजेंट लड़की थी, इसलिए भी उसकी मम्मी उसको बहुत पसंद किया करती थी। तो नेहा ने 11th क्लास से अपनी प्रिपरेशन शुरू की थी। उस टाइम पर स्नेहा के 4th अटेम्प्ट हो चुके थे और जब नेहा 12th क्लास में आई तो उसने अपना 5वां अटेम्प्ट भी दिया और उसके बाद भी उसका नीट में सिलेक्शन नहीं हुआ। इसके बाद उसने अपनी मर्जी से ही नीट की तैयारी ना करने का फैसला लिया, लेकिन उसकी और नेहा की दोस्ती लगातार चलती रही। कुछ महीनों बाद स्नेहा के पापा का वहां से रिटायरमेंट हो गया और अब उन लोगों को जाना था अपने होम टाउन, जो कि महाराष्ट्र में था। जाने से पहले जो स्नेहा की मम्मी थी उन्होंने अपने घर पे स्नेहा की बर्थडे पार्टी रखी। तो ये बहुत बड़ा फंक्शन नहीं था, घर के मेंबर्स थे और कुछ 1-2 दोस्तों को बुलाया था। और स्नेहा के दोस्तों में से उसकी मम्मी ने सिर्फ और सिर्फ नेहा को ही अपने घर पे इनवाइट किया था। उन लोगों के जाने के 1-2 दिन बाद से ही नेहा के साथ दिक्कतें होना शुरू हो गई। उसे हेलुसिनेशंस होने लगे, उसे अलग अलग आवाज़ें सुनाई आने लगी। उसे हर वक्त ऐसा लगता था कि कोई उसके साथ है, उसके आसपास है, कोई उसे घूर रहा है। किसी ना किसी की प्रेजेंस उसे फील होती रहती थी। और रात को जब वो सोती थी, सोते हुए चिल्ला के उठ जाती थी कि मम्मी कोई मुझे मार रहा है, कोई मुझे मार रहा है, कोई मुझे डरा रहा है। शुरू में तो इनके मम्मी पापा को लगा कि वो ऐसे ही डर रही है, लेकिन जब चीज़ें लगातार होने लगी और बढ़ने लगी तो उन्हें लगा कि कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। उन्होंने अपने एक जान पहचान के बाबा से बात की तो उन्होंने कहा कि लग तो रहा है लड़की के ऊपर कोई काला साया है। अभी मैं 7 दिन के बाद इसकी पूजा करूंगा और तब तक के लिए ये धागा मैं इसको बांध देता हूं। तो उसके हाथ पर एक धागा बांध देते हैं और वापस से उसको घर भेज देते हैं। फिर उसके बाद उन बाबा ने उसकी लगातार 7 दिन तक पूजा की। 7 दिन तक जब तक पूजा चलती रही सब कुछ नॉर्मल था, लेकिन 7वें दिन के बाद चीज़ें वापस से होने लगी। जब चीज़ें वापस होने लगी तो इसकी फैमिली वापस से वहाँ पहुंची। तो उन्होंने बोला कि अगर इस पूजा के बाद भी इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, दैट मीन्स कि जो भी कोई चीज़ है वो मेरे बस की नहीं है, तुम लोगों को इसे कहीं और दिखाना होगा। फिर उनके कहने पर उन्होंने किसी दूसरे बाबा को दिखाया, फिर तीसरे को, फिर चौथे को। ऐसी चीज़ें चलती रही और नेहा के 3 साल बर्बाद हो गए। ना उसका नीट निकला, ना ही उसकी तबीयत ठीक रहती। कमज़ोर वो बहुत हो गई थी और चीज़ें ऐसे ही बस चल रही थी। कभी वो ठीक रहती, कभी वो बीमार होती, अजीब अजीब सी रात की अंदर वो बिहेव करती। घर वाले बहुत परेशान हो गए थे, उन्हें कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा था। फिर एक रात नेहा की मम्मी को एक सपना आता है। उन्होंने देखा कि नेहा की मौत हो चुकी है और उसकी मौत होने के बाद उसकी डेड बॉडी कोई उनसे छीन के लेकर जा रहा है। वो चौंक कर उठी, उन्होंने चारों तरफ देखा और उसके बाद उसी टाइम पर उन्होंने सारी बात उनके पापा को बताई। उसके बाद दोनों लोग बहुत सतर्क होकर उन्होंने ढूंढना शुरू किया। बहुत खोजने के बाद उन्हें पता लगा एक बाबा के बारे में जो अगले कुछ ही दिनों के अंदर देवास आने वाले थे। देवास जो कि इंदौर के पास में ही एक शहर है।
वो बिना देर किए उसी दिन जिस दिन वो बाबा आने थे, नेहा को उनके पास लेकर जाते हैं। वहाँ पहुँचकर उनको सारी बात बताते हैं। नेहा को बिठाकर बाबा थोड़ी देर ध्यान लगाते हैं और ध्यान लगाने के बाद आँख खोलकर वो बोलते हैं कि तुम्हारे घर से 2 घर छोड़कर एक औरत रहती थी जिसने तुम्हारी इस बेटी के ऊपर काला जादू किया है। उसने किसी मीठी चीज़ में मिलाकर इसके ऊपर को छोड़ा है और इसके शरीर में एक नहीं 5-5 आत्माएं हैं। इसके साथ साथ वो बोलते हैं कि इसका इलाज जल्दी ही करना पड़ेगा। उसकी उनकी बात सुनते ही नेहा रोने लग जाती है। उसे याद आता है कि स्नेहा की मम्मी ने स्नेहा के बर्थडे पर उसे एक गुलाब जामुन खिलाया था। ज़बरदस्ती, उसका बिल्कुल मन नहीं था, पर ज़बरदस्ती उन्हें उसे वो गुलाब जामुन खिलाया और उस गुलाब जामुन का टेस्ट थोड़ा अलग था। बाबा की बात सुनकर नेहा के मम्मी पापा दोनों रोने लग जाते हैं और उनसे हाथ जोड़कर बोलते हैं कि बाबा कैसे भी करके हमारी बच्ची को बचा लो। उसके बाद बाबा आश्रम में वहाँ पर पूजा पाठ करवाते हैं। पूजा पाठ संपन्न होने के बाद वो कहते हैं कि इसके शरीर में जो 5 आत्माएं थी मैंने उन्हें निकाल तो दिया है, लेकिन मैं उन्हें पकड़ नहीं पाया हूँ और हो सकता है वो वापस से आ जाए। तुम एक काम करो, इसे महाकाल लेकर जाओ और इस लड़की से कहो कि हर दिन अपने इष्ट देव की पूजा जरूर करे। लेकिन उस पूजा पाठ से नेहा नॉर्मल हो गई। उसके बाद उसको लेकर महाकाल भी गए, जहाँ पे जो भस्म आरती होती है वो आरती उन्होंने अटेंड की। वहाँ से उन्होंने धागे वगैरह बंधवाए और उसके बाद हर दिन नेहा अपने इष्ट देव की पूजा जरूर करती थी। उसकी लाइफ नॉर्मल चली और फिर पढ़ लिख कर उसने नीट निकाला और नीट निकालने के बाद वो ग्वालियर के गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के अंदर MBBS करने पहुंची, जहां पर उसकी मुलाकात रूपाली से हुई। और रूपाली ने हमसे पूरी स्टोरी शेयर की है। लेकिन ये जो कुछ भी हुआ वो सब तो सिर्फ शुरुआत थी। रूपाली ने उसके साथ ऐसी ऐसी चीज़ें होती देखी जो बहुत भयानक थी, और वो चीज़ें क्या हैं वो आपको यहाँ पर आगे जानने को मिलेगी। फर्स्ट ईयर में नेहा और रूपाली एक दूसरे के रूममेट थे और इन्हीं के साथ 2 लड़कियां और रहती थी जिनका नाम था रिया और सोनाली। एक दिन की बात है, इन लोगों ने हॉरर मूवी देखने का प्लान बनाया और जैसे इन्होंने हॉरर मूवी देखने का प्लान बनाया, नेहा ने उन्हें मना कर दिया कि नहीं यार, वो हॉरर मूवी नहीं देख सकती है, अगर उनको देखना है तो वो किसी और रूम में जाके रह लेगी। तो उसको सब लोग बहुत फोर्स करते हैं। बहुत फोर्स करने के बाद जब वो नहीं मानती है तो नेहा उन सबको ये बात बताती है कि उसके साथ क्या क्या हुआ था, और उसकी बातें सुनने के बाद सब लोग हॉरर मूवी देखने का प्लान ड्रॉप कर देते हैं। कई बार फर्स्ट ईयर में रात को सोचते सोचते जाग जाते थे, बोलते थे कि मुझे कोई दिख रहा है, यहाँ पर कोई है, यहाँ पर कोई है, मुझे डर लग रहा है। तो तब रूपाली उसको समझाया करती कि तेरे साथ जो कुछ हुआ है तेरा सबकॉन्शियस माइंड उसको प्रोसेस करता है, इस वजह से कभी कभी तुझे हेलुसिनेशन होता है। तीनों के तीनों ही मेडिकल के स्टूडेंट्स थे और वो इन सब चीज़ों के ऊपर विश्वास नहीं करते थे। फर्स्ट ईयर में तो बस उसके साथ इतना ही कुछ होता था, और जब भी ऐसा कुछ होता वो तीनों दोस्त उसको समझाए थे कि सिर्फ तेरे मन का वहम है। जब नेहा कॉलेज में आई थी तो वो हनुमान जी की बहुत पूजा किया करती थी, लेकिन धीरे धीरे क्लासेस की वजह से, वर्कलोड की वजह से और दोस्तों की वजह से उसकी वो पूजा भी अब छूट सी गई थी। अब शुरू होता है इनका सेकंड ईयर। सेकंड ईयर में इनको डबल शेयरिंग रूम मिलता है और उसके बाद रूपाली और नेहा एक साथ रहने का डिसाइड करते हैं और वो एक दूसरे फ्लोर पर शिफ्ट हो जाते हैं। और यहाँ के बाद चीज़ें बढ़ना शुरू होती है नेहा के साथ। अब नेहा को हर टाइम किसी की प्रेजेंस फील होने लगी थी। नेहा ने इन सबसे पीछा छुड़ाने के लिए मेडिटेशन भी ट्राई किया, लेकिन जैसे वो मेडिटेशन करती उसको और भयानक भयानक आकृतियां दिखना शुरू हो जाती। एक दिन वो मेडिटेट कर रही थी, तभी उसे एकदम से बहुत तेज डर लगा और वो बहुत तेज रोने लगी। उस टाइम पर रूम में रूपाली भी थी और उसको रोता हुआ देखकर उसके पास जाती, बोलती कि नेहा तुझे क्या हुआ, बता, तू रो क्यों रही बैठे बैठे एकदम से। नेहा कुछ भी नहीं बोलती और एकदम से उठकर कमरे का पूरा सामान इधर उधर फेंकने लगती है। और जिस तरीके से सामान फेंक रही थी और रूपाली को उसकी हिस्ट्री पता थी, उसको कुछ समझ में नहीं आया। उसने हनुमान चालीसा चलाना शुरू कर दिया और जैसे उसने हनुमान चालीसा चलाना शुरू किया, उसने जैसे हनुमान चालीसा चलाई, वहां पर नेहा ने तांडव मचाना शुरू कर दिया। वो अपना सिर जोर जोर से पटकने लगी और थोड़ी देर के बाद एकदम से उठकर वो बोलती है, मैं कहीं नहीं जाऊंगा, ये मेरी है और मैं इसको साथ में लेके जाऊंगा। बहुत साल से मैं इसका इंतजार कर रहा हूँ। ये देखकर और सुनकर रूपाली के हाथ पैर फूल गए। वो फटाफट से रूम से भागी, उसने रूम को लॉक किया और उसके जितने भी बाकी फ्रेंड्स थे उनके रूम पे गए और बोलती कि चलो मेरे साथ, देखो नेहा को क्या हो गया, वो अजीब सी हरकतें कर रही है। सारी के सारी जो उसके फर्स्ट ईयर के दोस्त थे वो सब, जो सेकंड ईयर में आ गई थी, वो सब भागकर उस रूम पर पहुंचती है और वहां जाकर देखती है तो नेहा बहुत बुरी हालत के अंदर बहुत ही खूंखार तरीके से वहां पर बैठी हुई थी। किसी की भी हिम्मत नहीं थी कि वो उसके आसपास जाए। जब रूपाली को कुछ समझ में नहीं आया तो उसने फोन निकाला और वो थोड़ा साइड में जाकर उसकी मम्मी को फोन करने गई। उसने कॉल मिलाया था, तभी उनमें से एक लड़की भागती होती है और आकर बोलती है कि जल्दी चल, तेरे को नेहा बुला रही है। वो फोन पे बात तक नहीं कर पाती है, मतलब रिंग ही जा रही थी, तो वो फोन कट करके वापस से पहुंचती है और आकर देखती है तो नेहा ऐसे बीच में अपने दोनों घुटने जमीन पर चिपका के बैठी हुई है और बोलती है, बुला ले जिसको बुलाना है, मैं इसे छोड़कर नहीं जाऊंगा। और बोल देना इसकी हरामजादी माँ को, एक बार वो कोशिश कर चुकी है मुझे इससे दूर करने की, लेकिन इस बार
मुझे कोई भी नहीं भगा पाएगा। मैं अब इसको अपने साथ में लेकर जाऊंगा। जो कोई मेरे रास्ते में आएगा उसका सिर्फ और सिर्फ नुकसान होगा। किसी को कुछ समझ में नहीं आया तो इन सब ने मिलकर, जो 5-6 लड़कियां खड़ी हुई थी, सब ने मिलकर हनुमान चालीसा चलाई और सब के सब एक साथ हनुमान चालीसा पढ़ने लगे। और जैसे ही ये हुआ 2 मिनट के अंदर अंदर नेहा वहीं की वहीं बेहोश हो गई। हनुमान चालीसा खत्म करके ये सब लोग नेहा को लेकर दूसरे कमरे में गए। अब सबको पता लग चुका था कि नेहा के साथ क्या चल रहा है, लेकिन इनकी बॉन्डिंग इतनी अच्छी थी कि ये बात इन्होंने वार्डन तक नहीं पहुंचने दी। थोड़ी देर के बाद नेहा को होश आता है तो सब लोग पूछते हैं कि तुझे क्या हुआ। तो उसने बताया कि उसे फर्स्ट ईयर से ही किसी की प्रेजेंस फील हो रही है और जब से सेकेंड ईयर में उसने रूम शिफ्ट किया उसके बाद वो प्रेजेंस और ज़्यादा हैवी और कंटिन्यू हो गई है। वो रात को जब सोती है तो उसे अजीब से सपने दिखाई देते हैं और उसे एक काला साया दिखाई देता है। ये बिल्कुल वैसा ही हो रहा है जैसा नीट की तैयारी के टाइम पर भी उसके साथ होता था। वो उठती और बोलती कि शरीर में बहुत दर्द हो रहा है, ऐसा लग रहा है कि शरीर के अंदर जान ही नहीं है। रूपाली और उसके दोस्तों को लगा कि जो इसके साथ पहले हुआ था वही वापस सब कुछ शायद वापस से शुरू हो गया है। उन्होंने नेहा की मम्मी को कॉल कर उन्होंने बताया, वो भी शॉक्ड थी और वो ये बात सुनते ही रोने लग गई कि बड़ी मुश्किल से इसका पीछा छूटा था, वापस से वो चीज़ें आ गई हैं। अपने आंसू पोंछते उनसे बोलती कि बेटा मैं बस जितना जल्दी हो सकती है वहाँ पर पहुँच रही हूँ, तुम जब तक इसको संभाल के रखना। उसकी मम्मी ने अपने रिजर्वेशन वगैरह करवाया, लेकिन इन सब में उनको 2 दिन लग गए वहाँ पहुँचने में। इन 2 दिनों में वो लगातार अपने घर पर पूजा कर रही थी। उधर वो अपने घर पे पूजा कर रही थी और यहाँ पर वो जो भी कोई एंटिटी थी वो नेहा को परेशान कर रही थी। वो नेहा के शरीर में आती, उसको पोजीशन होता, उसके बाद वो अपने आप को नुकसान पहुंचाती, अपना सिर पटक पटक के दीवार पे मारती, अपने आप को खरोचे मार लेती और कई बार रात को एकदम से उठ के नेहा आवाज़ बदल कर बोलती। इसके माँ बाप को बहुत गालियाँ देती। वो एंटिटी जो था वो इसके माँ बाप को बहुत गाली देता और एक ही बात बोलता था कि कुछ नहीं होगा, इन पूजा वूजा से मैं इन सबसे पार पा चुका हूँ, अब मुझे इससे कोई अलग नहीं कर सकता, मुझे इसको अपने साथ ले जाने से कोई भी नहीं रोक सकता है। ये सब सुनकर देखकर उसने रूपाली मम्मी को फ़ोन किया तो उन्होंने बताया कि बेटा सिर्फ वहाँ नहीं, यहाँ पर भी ऐसे चल रहा है। ऐसी एक कोई आत्मा इसकी दादी के शरीर में आती है और आने के बाद वो बहुत उत्पात मचाती है और आदमी के पास भी उसकी दादी बोलती है कि मेरे रास्ते में मत आओ, इस बार मैं तुम सबको मार डालूंगा, मुझे उससे कोई अलग नहीं कर सकता है। ये देखकर सब समझ गए थे कि एक ही एंटिटी है जो इन दोनों की बॉडी के अंदर आती है। जब नेहा नॉर्मल होती है तो दादी की बॉडी में चली जाती है और जब दादी नॉर्मल होती है तो वापस से नेहा की बॉडी में आ जाती है और वो एक ही बात बोलती है कि वो नेहा को अपने साथ लेके जाएगा। अब आप सब सोच रहे होंगे कि इस पूरे इंसिडेंट में इनके फादर कहाँ पर है। तो इनके फादर जो कि पहले कभी नशा नहीं करते थे, उनकी बहुत ज़्यादा पीने की लत पड़ गई थी और उसकी वजह से वो बिल्कुल बेहोश से ही रहते थे। उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता था कि उनकी माँ के साथ यानी नेहा की दादी के साथ और नेहा के साथ क्या हो रहा है। अगर कोई इस पूरे घर को संभालने वाला था वो थी सिर्फ नेहा की माँ। 2 दिन तक इन लोगों ने जैसे जैसे करके नेहा को संभाला। वो इनसे लड़ती थी, इनको गालियाँ देती थी, लेकिन चारों के चारों दोस्त मिलकर, मतलब जो 3 दोस्त थी बाकी की, वो उसको संभाल के रखती थी। 2 दिन बाद नेहा की मम्मी वहां पर आई और उसको लेकर अपने घर चली गई, लेकिन उसके जाने के बाद भी उस रूम के अंदर बहुत ज्यादा नेगेटिविटी थी। रूपाली की तबीयत बहुत ज्यादा वहां पे भी खराब रहने लगी और वो भी अपने घर पे चली गई। और उस घर जाकर जब वो वापस आई तो उसकी हिम्मत नहीं थी कि वो अकेले उस रूम में रहे और वो रिया और उसकी रूममेट के साथ उनके ही रूम में रहने लगी। नेहा लगभग 1 महीने अपने घर पर रही और उसकी बात नेहा की जगह उसकी मम्मी से ज़्यादा हुआ करती थी और उसकी मम्मी एक ही बात कहती कि बेटा कोशिश कर रहे हैं लेकिन हालात बिल्कुल भी ठीक नहीं है। करीबन 1 महीने के बाद इनके जो सेमेस्टर एग्ज़ाम्स थे वो शुरू होने वाले थे और वो देने के लिए नेहा को वापस आना पड़ा, क्योंकि अगर वो एग्ज़ाम नहीं देती तो वो फेल हो जाती, क्योंकि उसकी जो सिचुएशन थी वो सिर्फ इन दोस्तों के बीच में थी। कॉलेज के टीचर्स, वार्डन, इन सबको इसके बारे में कुछ भी पता नहीं था। और वैसे भी एक मेडिकल कॉलेज में अगर आप ये रीज़न देंगे तो वहाँ पर आपकी बात को कोई मानने वाला वैसे भी नहीं है। जब वो वापस आती है तो एक दोस्त उसके पास पहुँचते हैं, उससे पूछते हैं कि क्या हुआ, क्या चल रहा है, कुछ आराम है या नहीं। तो बताती है कि कुछ भी मतलब ऐसा आराम नहीं है। वो जो एंटिटी है वो इसको और इसकी दादी को बहुत परेशान कर रही है। दिन के आधे समय वो कभी उसके शरीर में आती है तो कभी उसके दादी के शरीर में आती है, कभी उसकी दादी फुट फुट कर रो रही होती है और कभी नेहा खुद फुट फुट कर रो रही होती है। एक उसकी मम्मी है जो लगी हुई है घर के अंदर पूजा पाठ करने के अंदर, वो लगी रहती है किसी न किसी तरीके से वो मुझे बचा ले। पिताजी ने अब थोड़ा शराब पीना कम कर दिया है और वो और मम्मी दादी को लेकर उन्हीं बाबा के पास वापस गए हैं जिन्होंने मुझे ठीक किया था। जब वो मेरी दादी को लेकर वहां पर पहुंचे तो उन्होंने कहा कि पिछली बार मैंने जो कुछ किया अगर उसके बाद भी कोई आत्मा वापस आ गई है, इसका मतलब ये है कि वो मेरे बस की बात नहीं है।
वो कुछ समय के लिए से दूर चली गई और भी ज्यादा प्रभावशाली बनकर वो वापस आई है, तो मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता हूं। अब आपको मेरे गुरुजी के पास जाना पड़ेगा और वही आपको इस संकट से बाहर निकाल सकते हैं। फिर ये लोग, वो जो बड़े बाबा थे, उनके गुरु थे, उनके पास गए। उनके पास जाकर उनको सारी बात बताई तो उन्होंने एक नींबू लिया और कुछ मंत्र पढ़े, और मंत्र पढ़ने के बाद वो नींबू नेहा के हाथ में दिया और उसे कहा कि अपनी आंखें बंद कर और देख तुझे अपने घर में क्या दिखाई देता है। जैसे नेहा ने आंखें बंद की, उसको अपना पूरा घर दिखाई दे रहा था। जैसे होता ना, आप कैमरे से रिकॉर्ड कर रहे हो अपने घर को, बिल्कुल ऐसे उसका घर उसके सामने था। वो बोलते हैं घर के अंदर जा। जब नेहा घर के अंदर जाती है तो कहती है कि मुझे घर के अंदर बिल्कुल खूब अंधेरा था, घर में उजाले की किरण मात्र नहीं थी और बहुत ही सड़ी हुई सी घर के अंदर बदबू आ रही थी। बस एक मंदिर वाला कमरा था जहाँ पे थोड़ा बहुत उजाला था। उसके बाद उन्होंने मुझसे कहा कि अपनी दादी के कमरे में जाओ। जब मैं दादी के कमरे में गई तो वहाँ पर मुझे दादी बैठी हुई दिखाई दी, जो अजीब सी हालत में बैठी हुई थी, और वो मुझे देखती अजीब सी आवाज में बोलती है कि नेहा तुझे जाना पड़ेगा। तेरे पास कोई और चारा नहीं है नेहा, तुझे जाना पड़ेगा। और बार बार इसी बात को बोले जा रही थी। दादी के जस्ट पीछे एक बहुत बड़ी काली सी परछाई खड़ी थी, इसके सिर्फ उसे चमकती लाल आंखें दिखाई दे रही थी, और दादी के मन में उस परछाई से बहुत ज्यादा डर था। ये देखते देखते नेहा रो पड़ती और अनाप शनाप लगती है कि भगवान किस बात की मैं सजा दे रहा है, मेरी मम्मी इतना पूजा पाठ करती है फिर भी भगवान हमें इतने दुख दे रहा है, मैं नहीं मानती किसी भगवान को। उसकी ये बात सुनकर बाबा बोलते हैं कि बेटा तू हिम्मत मत हार, तूने इतना सब कुछ झेला है, बस अब कुछ समय की बात और है। फिर इसके वो जो बाबा थे उनकी मम्मी से बोलते हैं कि जो भी कोई है ये बहुत शक्तिशाली है और ये मेरे सामने नहीं आ रही है। जितना मुझे पता चला है ये जो भी आत्मा है इसका तुम्हारे परिवार से कोई पुराना रिश्ता है, और इसके बारे में जानकारी जुटाता हूँ तो तुम अभी अगली अमावस्या को इसको लेकर आना। अभी मैं लड़की के शरीर पे कुछ भी बांध नहीं रहा हूँ, क्योंकि अगर मैं कुछ बांधूंगा तो ये दुष्ट आत्मा से और नुकसान पहुंचाएगी। बस तुम अपनी पूजा पाठ चालू रखो, वो पूजा पाठ ही इसकी रक्षा करेगी। और उसके बाद मैं यहाँ पर आ गई हूँ। अगले 10 दिन जो एग्जाम के थे वो नेहा के साथ साथ रूपाली, रिया, इन सब के ऊपर भी भारी पड़ रहे थे। और ये लोग कई बार सोचते थे कि हम इसकी वजह से क्यों कष्ट उठा रहे हैं, पर पता नहीं क्यों ये नेहा को अकेला नहीं छोड़ पा रहे थे। शायद भगवान यही चाहते थे कि वो नेहा के साथ रहें और उसकी रक्षा करें। एग्जाम के दौरान इनको कई दिक्कतें हुई, पूरी पूरी रात नेहा सोती नहीं थी, क्योंकि उसे लगता था कि जैसे वो सोएगी वो एंटिटी वापस उसके पास आ जाएगी। इवन उसने अपने कमरे में सोना ही बंद कर दिया था। वो जो हॉस्टल के अंदर मंदिर था वहां पर जाकर वो सोया करती थी। रूम के अंदर बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी थी, इन लोगों की तबीयत खराब होना शुरू हो गई, मुंह का स्वाद बिगड़ गया था और ऐसे ही चीज़ें चल रही थी। एक रात रिया को सपना आता है कि कोई उसे मारने जा रहा है गला दबाकर। जब वो उठती तो उसे अपने गले के ऊपर कुछ निशान बने हुए दिखते हैं और उससे वो बहुत बुरी तरह घबरा जाती है, और उसके बाद वो नेहा से दूरी बना लेती है, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि नेहा के साथ जो हो रहा है कहीं वो उसके साथ भी होना शुरू ना हो जाए। ये देखकर सोनल भी उससे दूर हो जाती है और इस तरह से अब नेहा और रूपाली ही रह गए थे। रूपाली को भी उन्होंने समझाया कि तू भी इससे दूर हो जा, कहीं तेरे को कुछ हो गया तो। लेकिन रूपाली इन चीज़ों के लिए कम सेंसिटिव थी। उस नेगेटिविटी से उसके ऊपर ऐसा कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं पड़ रहा था, और चाहकर भी वो नेहा को अकेला नहीं छोड़ सकती थी, क्योंकि नेहा जिस दौर से गुजर रही थी उसे किसी न किसी दोस्त की जरूरत थी। अगर उसको अकेला छोड़ दिया तो वो कुछ भी कर सकती थी। फाइनली 10 दिन के बाद एग्जाम खत्म होते हैं और नेहा के पापा उसे आकर अपने घर वापस ले जाते हैं। घर जाने के बाद नेहा की तबीयत और ज्यादा खराब हो गई थी। उसकी मम्मी दिन रात पूजा करती थी, लेकिन अब नेहा की तबीयत और ज्यादा बिगड़ गई थी, इतनी कि उसे हॉस्पिटल में एडमिट करवाना पड़ा। यहाँ पर एक और खास बात थी कि अब उस एंटिटी ने इसकी दादी के ऊपर आना बंद कर दिया था। वो दिन में एक बार भी इसकी दादी के ऊपर नहीं आता था और पूरे टाइम वो नेहा के ऊपर ही सवार रहता था। ऐसा लग रहा था कि अब वो अपने मकसद के और करीब आ गया है और नेहा के पास शायद बहुत ज्यादा वक्त नहीं बचा है। नेहा जब हॉस्पिटल में एडमिट हुई तो उसकी मम्मी सीधी उन बाबा के पास पहुंची। उन्होंने कहा कि जो भी होगा अमावस्या को ही होगा, उससे पहले मैं कुछ नहीं कर सकता हूं, लेकिन तुम्हारी बच्ची की सुरक्षा के लिए मैं रोज हवन करूंगा, तुम चिंता मत करो, उसे कुछ भी नहीं होगा। हॉस्पिटल से नेहा को करीबन 1 हफ्ते के बाद छुट्टी मिलती है और इसके बाद आती है अमावस्या की रात। अमावस्या की रात को उन बाबा ने इन लोगों को रात को 3 बजे शमशान में बुलाया था। वहां पर उन्होंने कुछ सामान मंगाकर पहले से ही पूजा की सारी तैयारी कर रखी थी, और जैसे ही ये परिवार वहां पर पहुंचा उन बाबा ने पूजा शुरू कर दी। मंत्र जाप शुरू होता और बहुत कोशिशें की जाती है उस एंटिटी को नेहा के शरीर में बुलाने की, लेकिन वो इतनी शातिर, इतनी चालाक और इतनी शक्तिशाली थी कि वो बार बार उनकी पूजा में बाधाएं डाल रही थी, लेकिन वो नेहा के शरीर में नहीं आ रही थी। बाबा ने बहुत कोशिश की और फिर आखिर में जाकर वो एंटिटी नेहा के शरीर में आई, और आते ही वो उनसे उल्टा सीधा बोलने लगी कि तू मेरे रास्ते में मत आ, वरना मैं तेरा बहुत बुरा हाल करूंगा। बस कुछ दिनों की बात और है, फिर ये हमेशा के लिए मेरी हो जाएगी।
इसको मुझे ले जाने से कोई भी नहीं रोक सकता है। आखिरी बार कह रहा हूँ, बीच में मत आओ। बाबा उसको बोलते हैं कि तुझे तो इसको छोड़ना ही पड़ेगा, और इतना दुष्ट है तू, इस बच्ची को तूने इतने सालों से परेशान कर रखा है, ऐसे तुझे मुक्ति नहीं मिलेगी। तो से वो बोलता है, मुझे मुक्ति चाहिए भी नहीं, मुझे तो बस ये लड़की चाहिए। मैं इसे अपने साथ ले जाऊंगा और हमेशा इसे अपने साथ ही रखूंगा। फिर जो नेहा होती है गुस्से से उसकी दाई तरफ देखते देखते रहो बोलती है, कि मैं दुष्ट नहीं हूँ, ये आई है मेरी मुक्ति के बीच में। जो बोया है वो काटना पड़ेगा। अगर उस दिन इसने मुझे नहीं रोका होता तो आज ये सब नहीं हो रहा होता। अब जैसे ये बात सामने आती है, वो बाबा उसकी दादी तरफ देखते हैं और इसके बाद खुलता है असली राज। आखिर ये सब नेहा के साथ क्यों हो रहा था और क्यों नेहा इस परेशानी को झेल रही थी। नेहा की एक बुआ थी जो बचपन से ही मेंटली डिस्टर्ब थी, और जैसे वो बड़ी हो रही थी वो और ज्यादा उसकी हालत बिगड़ रही थी। जब डॉक्टरों के इलाज ने काम नहीं किया, तो जब एक बेटी ऐसी होती है तो उसकी शादी की चिंता सभी को होती है। तो उसकी दादी ने एक किसी जादू टोना जानने वाले का सहारा लिया और उसके थ्रू उन्होंने एक पूजा करवाई। इस पूजा के अंदर उनको एक ताजी जलती चिता की राख लेकर आनी थी। तो वो इस एंटिटी की, जो भी नेहा के शरीर में थी, इसकी चिता की राख लेकर उसके पास गई और उसके आदेश पर इस एंटिटी ने इसकी बुआ की मदद की और उसकी शादी हो पाई। उसने आगे बताया कि मुझे बोला गया था कि इस काम के बाद मुझे मुक्ति मिल जाएगी, लेकिन वो तांत्रिक भी भाग गया और इस बुढ़िया ने भी कुछ नहीं किया, और तब से मैं इनके घर के अंदर ही फंसा हुआ हूँ। ये लड़की मुझे पसंद है, मैंने इसे बचपन से बड़ा होते हुए देखा है, और इसके ऊपर तो 4 पिशाच थे। मैं था जो इसकी रक्षा कर रहा था। इन लोगों को लगता है कि उस बाबा ने उन चारों को भगाया है। मैंने उन चारों से इस लड़की की रक्षा की है और अब इसको मुझसे कोई भी दूर नहीं कर सकता है। ये सुनकर सबके होश उड़ जाते हैं कि वो जो समझ रहे थे कि ये स्नेहा की मम्मी ने जादू किया था, ये उसका परिणाम था। उनका काला जादू का असर तो पहले ही टूट चुका था जब पिछली बार उन बाबा ने पूजा की थी, लेकिन ये जो कुछ भी किया धरा था वो इनकी दादी की गलती थी। वो बोलता है कि मैं बस इसके बड़े होने का इंतजार कर रहा था और अब इसे अपने साथ लेकर जाऊंगा। इस बुढ़िया को तो ये बात मैंने कई सालों से बता दी थी। इधर उसकी दादी थी, बस वो रोती जा रही थी और घर वाले सब के होश उड़ चुके थे कि उनको लगता था कि वो जो बुआ है उनकी शादी, उनकी जो तबीयत है वो अपने आप भगवान के किसी चमत्कार से ठीक हो गई है। उनमें से किसी को पता ही नहीं था कि इस तरह से उनको ठीक किया गया है। ये सब सुनकर बाबा सबको शांत करते हैं, फिर वापस अपनी पूजा शुरू करते हैं। वो बार बार कोशिश कर रहे थे उस एंटिटी को पकड़ने की, उसको कैद करने की, उसको नेहा के शरीर से बाहर निकालने की, लेकिन वो इतना हठीला था कि वो नेहा के शरीर को छोड़ने को तैयार नहीं था। बाबा पूजा करते रहे, लेकिन वो वहीं पर बैठा रहा और नेहा के शरीर से बाहर नहीं निकला। आखिर में जाकर उन्हें, जब सब कुछ उन्होंने कर लिया, तो फाइनली उन्होंने एक काला मुर्गा मंगाया और वहीं हवन के ऊपर उस काले मुर्गे की बलि दी। और जैसे उन्होंने वो बलि दी, वैसे कि वैसे ही एकदम से नेहा का शरीर बिल्कुल लूज पड़ गया और वो वहीं के वहीं बेहोश हो गई। तो बाबा कहते हैं कि इसका संबंध तुम्हारे परिवार से बहुत पुराना है और ये कई सालों से तुम्हारे घर के अंदर रह रहा है, इसलिए बहुत शक्तिशाली हो गया है। अभी भी ये नेहा के शरीर को छोड़कर पूरी तरह से नहीं गया है। अभी तो बस मैंने इसे बलि चढ़ाकर थोड़ी देर के लिए शांत किया है, लेकिन अभी भी खतरा टला नहीं है। ये कहकर उन्होंने नेहा को 6 धागे बांधे, 2 गले में, 2 हाथों पर और 2 पैरों पर और 1 पेट पर। और उसके बाद उन्होंने कहा कि इस लड़की को पूजा पाठ के सख्त नियम और कायदों को फॉलो करना होगा। इसी के साथ साथ नेहा की मम्मी को हर दिन हवन करना होगा। वो कुछ उनको नियम कायदे बताते हैं। इसके बाद सब लोग नेहा को लेकर अपने घर पहुंचते हैं और लगातार हर दिन ये नियमों का पालन करते हैं। और नियमों का पालन करते करते 7वें दिन नेहा की जो दादी है वो उनको अपने कमरे में मरी हुई मिलती है। सब समझ गए थे कि वो किसने किया है। वो नेहा को तो नहीं ले जा सका, लेकिन उसको किसी ना किसी को अपने साथ ले जाना था और उसने दादी से अपना बदला लिया। उन्होंने फ़ोन करके बाबा को जब ये बात बताई तो उन्होंने कहा कि मुझे ये बात पता है। वो जाते जाते मुझसे कहकर गया था कि मैं उस बुढ़िया को अपने साथ लेकर जाऊंगा, लेकिन उस टाइम पर ये बात बताना मैंने ठीक नहीं समझा। उसका बदला तो पूरा हो गया है, लेकिन उसकी इच्छा पूरी नहीं हुई है। नेहा को अब भी खतरा है और जब तक उसकी शादी नहीं हो जाती ये खतरा बना रहेगा, और तब तक आपको इन सभी नियमों का बहुत अच्छे से पालन करना होगा, क्योंकि अगर इस बार आपसे कोई चूक हुई और वो वापस आ गया तो फिर दुनिया की कोई ताकत नेहा को उससे नहीं बचा सकती है। उसके बाद इनकी दादी का अंतिम संस्कार किया गया और नेहा और उसके घर वाले सारे रिचुअल्स को, सारे नियम कायदों को अच्छे से फॉलो करते हैं और अभी सब कुछ ठीक चल रहा है। नेहा की पढ़ाई भी जारी है और उसको ऐसा जब कोई दिक्कत नहीं होती। कभी कभी रात को
को उसको डरावने सपने आते हैं, लेकिन उससे उसको इतना फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि वो भी बहुत मजबूत हो चुकी है। तो ये थी नेहा के ऊपर गुजरी उसकी आप बीती, जहां उसकी दादी ने अपनी एक बेटी को ठीक करने के लिए सहारा लिया तंत्र मंत्र का, लेकिन अल्टीमेटली उनको उसकी एक सजा भुगतनी पड़ी है। उन्होंने जो करवाया और जिसके थ्रू कराया वहां से चला गया और उस एंटिटी को, उस आत्मा को, उस एनर्जी को इनके घर में ही छोड़ के वो भाग गया। उसको उसने मुक्ति नहीं दिलाई। अगर उसको मुक्ति दिलाया था तो शायद इस परिवार को सब नहीं झेलना पड़ता। लेकिन वो कहते हैं ना कि जैसा बोओगे वैसा काटोगे। जो उन्होंने किया वो घूम फिरकर उनके परिवार पर ही आया, लेकिन इसकी सबसे बड़े, इसके जो गलत परिणाम भुगतने पड़े वो भुगतने पड़े नेहा को। दो बार, एक बार किसी की जलन की वजह से वो शिकार हुई और दूसरा इनके घर में छुपे उस राज की वजह से उसको इतना प्रताड़ित होना पड़ा, उसको इतनी परेशानियां झेलनी पड़ी। तो ये थी नेहा की कहानी। आई होप आप लोगों को ये कहानी बहुत इंटरेस्टिंग लगी होगी और साथ ही साथ आपको ये भी लगा होगा कि क्या क्या चीजें इस दुनिया के अंदर पॉसिबल है। हम लोग मिलते हैं अपनी अगली कहानी के अंदर, तब तक के लिए कीप लविंग एंड कीप लिसनिंग।